जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के सभी मजेदार चैप्टर से एक एक क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन होने वाला है और इसमें टोटल 22 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं दोस्तों। 22 में से यदि आप लोगों का 20 भी सही हो जाता है तो समझिए कि आप रीजनिंग में परफेक्ट हैं। 20 से यदि आप लोगों का कम सही होता है तो समझ जाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ जाएगी। दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, बीएसएफ की, सीआईएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों। सबसे पहला ये हम लोग का चैप्टर आता है वर्गीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। बराबर दोस्तों, इससे हम लोग का एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का विषम युग छाटिए। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको वर्गीकरण से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से हम लोगों को बताना है कि कौन सा विषम है, यानी कि कौन सा सबसे अलग है। तो यहाँ पे तरीका हम लोग क्या लगाएंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो मैं तरीका लगाने वाला हूँ वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि ये देखिए अल्फाबेट है। ठीक है, ये अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट का हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले तो बस इतना समझ जाइए कि इसका आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिए और न्यूमेरिकल वैल्यू जिस भी प्रकार से निकलता है, ठीक है, उसको चाहे सब्ट्रैक्ट कीजिए, चाहे ऐड कीजिए, चाहे मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे भी कीजिए। अगर उसका समान वैल्यू आ जाता है तब तो ठीक है, अगर जिसका समान वैल्यू नहीं होता है वो समझ जाइए कि विषम होगा। अब जैसे एम जे क्यू का अगर हम लोग निकालें तो एम का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 13, जे का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 10, क्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 17। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको अगर हम लोग देखें तो कितने का अंतर है, यहाँ पे अगर देखें तो -3 का अंतर, यहाँ पे कितने का अंतर, तो 7 का अंतर। ठीक है दोस्तों, अब ई बी आई को हम लोग देख लेते हैं, ई बी और आई। ठीक है, ई का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 5, बी का न्यूमेरिकल वैल्यू 2, आई का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 9। इसमें और इसमें अगर अंतर देखें तो कितने का अंतर है 3 का अंतर, इसमें और इसमें कितने का अंतर, तो 7 का अंतर। यहाँ पे दोस्तों प्लस होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस होगा। बराबर दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, अब हम लोगों के पास क्या बचा, जी डी के, तो जी डी और के का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। जी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 7, डी का न्यूमेरिकल वैल्यू 4, के का न्यूमेरिकल वैल्यू 11। इसमें कितने का अंतर है तो -3, इसमें कितने का अंतर है तो 7 का अंतर। अब ये लास्ट हम लोगों का बच गया आर एन यू। तो आर का न्यूमेरिकल वैल्यू 18, एन का न्यूमेरिकल वैल्यू 14, यू का न्यूमेरिकल वैल्यू 21। अगर इसमें अंतर हम लोग देखते हैं तो -4 का है न्यूमेरिकल वैल्यू, अंतर जो हो जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, इसका अंतर -4 हो जाता है। और यहाँ पे अगर अंतर देखें तो यहाँ पे कितने का अंतर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर अंतर हम लोग देखें तो 14 से 21 तक गया, यानी कि कितना हो गया 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। तो आप लोगों को डिफरेंस क्या दिख रहा है, डिफरेंस ये दिख रहा है कि यहाँ पे सब में -3 किया गया और सब में +7 किया गया। तो सब +7 तो सही है, लेकिन -3 की जगह यहाँ पे क्या किया गया है, -4 हो गया है। इसके वजह से ये जो हम लोग का आर एन यू है यही विषम युग्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अगर आगे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इजिली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है सादृश्यता से, यानी कि एनालॉजी से। अब यहाँ पे नंबर एनालॉजी का सवाल आप लोग देख सकते हैं, ये दे दिया गया है दोस्तों नंबर एनालॉजी का सवाल। यहाँ पे तो केवल एनालॉजी लिखा गया है लेकिन नंबर एनालॉजी होता है। ठीक है, अब ये प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो हम लोगों को निकालना है ये क्वेश्चन मार्क कि ये जो पद है ये किससे संबंधित है। बराबर दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला जो हम लोगों का पद यहाँ पे दिया गया 8, उसके बाद 6, ठीक है, फिर समानुपात, अनुपात ये है, ये समानुपात, तो ये दोनों एक हो गए, ये दोनों एक हो जाएंगे, ये दोनों एक हो जाएंगे। बराबर, अब हम लोगों को देखना है कि इसमें किस प्रकार से संबंधित है, ये जो दोनों संख्या है किस प्रकार से संबंधित है। अगर 8 को हम लोग देखें तो अगर 2 का क्यूब करें तो कितना हो जाता है 8। यहाँ पे अगर हम लोग कर दें, देखिए 2 है ना, तो 2 और ये 3 है, तो 3 का अगर आपस में गुना कर दे तो कितना हो जाता है 6। यानी जिसका हम लोग क्यूब कर रहे हैं वो आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 2 का क्यूब किए तो 2 से गुना हो जाएगा 3 में। ठीक है, तो ये हम लोगों का
तैयार हो गया। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 21 है, यहाँ पे 343 है। अगर 21 हम लोग देखें और 343 देखें, 343 किसका क्यूब हो जाता है? तो 7 का क्यूब हो जाता है 343। तो हम लोग क्या कर देंगे, इस 7 से गुना कर देंगे में इस 3 में, ठीक है, इस 7 से गुना कर देंगे इस 3 में, तो 7 त्रिका कितना हो जाएगा 21। यानी जो संख्या संबंधित है वो कुछ इस प्रकार से संबंधित हो रहा है। तो अब देखिए ये क्या है, ये है दोस्तों 12, ठीक है। तो 12 क्या होगा, देखिए 3 से गुना हो जाएगा। ये तो सही बात है कि जिसका पावर है, यानी जितना पावर है उतना पावर से गुना हो रहा है। तो हम लोग 3 में कितने से गुना कर देंगे कि 12 हो जाएगा। 3 में अगर 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 चौका 12, ये हम लोग का 12 आ गया। तो इसको अब किस रूप में लिखना है, तो 4 का पावर हो जाएगा क्यूब, और 4 का पावर क्यूब कितना हो जाता है दोस्तों, तो 64 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा, 64, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों, 64 आ जाएगा। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूं, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि 64 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मुझे ऐसे भी प्रश्न अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग भी एक इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है उसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में लास्ट को PFWI लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में मीन को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों एक क्या होता है कि सजातीय पद में हम लोगों को लिखना होता है। सजातीय पद क्या होता है, तो दोस्तों उसको सजा करके लिखना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब इन 4 ऑप्शन में हम लोगों को बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे LAST, ठीक है। LAST को लिखा जाता है PFWY, ठीक है। अगर हम लोग इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर चेक करेंगे तो आप लोग इजीली देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। L से अगर P में देखें, यानी फर्स्ट लेटर ये तो L से P में जो अंतर हो जाएगा वो 4 का अंतर होगा, यानी +4 किया गया है। A से F तक में अगर अंतर देखें तो +5 किया जा रहा है, आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। S से अगर W को देखें तो यहाँ पे +4 कर दिया गया है। T से अगर Y तक में देखें तो यहाँ पे +5 किया जा रहा है। +5 क्यों किया जाएगा, ये तो हमारा अल्फ़ाबेट है। तो दोस्तों न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से जब आप देखेंगे तो इतना आगे जब जाएंगे तो आपको P मिल जाएगा, इतना आगे जाएंगे तो F मिल जाएगा, इतना आगे जाएंगे तो W मिल जाएगा, इतना आगे जाएंगे तो Y मिल जाएगा, बराबर। तो अब हम लोग मीन का निकाल लेते हैं, MEAN। मीन का क्या लिखा हैगा, तो मीन से हम लोग आगे 4 बढ़ते चले जाएंगे। देखिए M का 4 अगर आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, Q। M का आगे 4 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, Q। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने किया, +4 किया। E से 4 आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 आगे जाएंगे। A से 5 कदम आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, E। कितना हो जाएगा, E। अब N से आगे हम लोग चले जाएंगे 5 कदम, यहाँ पे तो हम लोगों ने चला 4 कदम, और यहाँ पे हम लोग कितना चलेंगे, 5 कदम। कितना चलेंगे, 5 कदम जब आगे जाएंगे तो मिल जाएगा S। N का 5 कदम कितना हो जाएगा, S हो जाएगा, बराबर दोस्तों। तो हम लोगों का जो आंसर मिला है वो क्या मिला है, QJES। कहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, QJES, ऑप्शन नंबर D, QJES इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पहले निकालेंगे कि M का कितना होता है, E का कितना होता है, A का कितना होता है, N का कितना होता है। उसके बाद ये जो पैटर्न बनाया हुआ है, इस पैटर्न में क्या है कि पहले 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा। तो उसी बेस पे हम लोग इसको बना लिए कि पहले 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के सॉल्व होते हैं। उम्मीद है ये तीसरा भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है शब्दों का तार्किक क्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, बराबर दोस्तों। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। मतलब कि वे अंग्रेजी को जो अंग्रेजी के शब्दकोश होते हैं वो आते हैं सही प्रकार से, उसको हम लोगों को लिखना है। दोस्तों अल्फ़ाबेट तो हम सभी को याद है, और अल्फ़ाबेट जिस प्रकार से लिखा गया है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है, ए से लेकर के जेड तक, उसी प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे। कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन है, यहाँ पे 5 ऑप्शन है, और इसका जो आंसर है ये 4 ऑप्शन में है। इतना बस ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे पहला लिखा हुआ है डियर, फिर उसके बाद डीन, फिर उसके बाद डील, फिर उसके बाद डीड, फिर उसके बाद डेट, बराबर दोस्तों। तो इसमें
हम लोग सबसे पहले कॉमन छांट लेते हैं कि कॉमन कौन सा है। कॉमन के बाद जो बचेगा वो सबसे पहले आता है, उसको हम लोग लिखेंगे। अब देखिए डी 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 हमारा क्या है, कॉमन है, छट गया। ई ई ई कॉमन है सब में, तो हम लोग का मिल गया, छट गया। मतलब ए सब में है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, छाट देंगे, यानी कि काट देंगे एक प्रकार से बोले तो। अब हम लोगों के पास क्या बच गया, तो R बच गया, N बच गया, L बच गया, D बच गया, और यहाँ पे T बच गया और H बच गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनमें से देखते हैं कि सबसे पहले कौन आता है। इनमें से जो सबसे पहले आएगा उसको हम लोग नंबर डाल करके लिख लेंगे कि किस नंबर में वो लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, D आता है। R N L D T में सबसे पहले क्या आता है, D आता है। तो D कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 4 नंबर D। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आएगा, L आएगा। तो L कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो 3 नंबर हम लोग लिख लिए। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखिए हम लोगों के पास फिर क्या मिला, N मिलता है। L के बाद क्या आएगा, N आएगा। तो N कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, R। तो R कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है। तो 1 नंबर पे हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4 जब नंबर हम लोग लिख लिए तो बच गया लास्ट का हम लोगों का 5। तो 5 ही हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। तो नंबर को हम लोग किस प्रकार से सजाए हैं, इस प्रकार से सजाए हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट होने वाला है। पहले क्या है, 4 3 2 1 5। तो पहले 4 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर 5। तो ऑप्शन नंबर डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाहर थोड़ा काम चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, लेकिन ध्यान आप लोग यहाँ पे लगाइएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ऐसे लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उम्मीद है अगर आगे भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों दिया गया है सीरीज से क्वेश्चन। सीरीज यानी होता है श्रृंखला, और हम लोग इसके आगे लगा देते हैं नंबर, यानी नंबर सीरीज, संख्या श्रेणी या फिर श्रृंखला हम लोग कह सकते हैं। इसका क्वेश्चन दे दिया गया है आप लोगों के सामने। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों यहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दिया गया होता है। दोस्तों अगर आप लोग ऐसे प्रैक्टिस और करना चाहते हैं नंबर सीरीज के, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक प्रैक्टिस का प्लेलिस्ट। आप लोग वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वहां से जाकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों का श्रेणी दिया गया है, पहला पद है 0, उसके बाद 1 5 14 30, लास्ट में दे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। जब भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कीजिएगा इसमें अंतर, कि संख्याओं में अंतर कितने का है। पहला पद और दूसरे पद में देखिए कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। पहला पद और 5वें पद में कितने का अंतर है, तो यहाँ पे +4 किया गया है। बाहर थोड़ा सा दोस्तों गाड़ी उड़ी आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा मेरा आवाज़ आप लोगों को साफ नहीं सुनाई दे रहा होगा, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका अंतर देखेंगे, 5 और 14 में अंतर देखेंगे कितने का है। तो यहाँ पे +9 किया जा रहा है। ये संख्या जो आप देख रहे हैं वो बढ़ते क्रम में लिखा गया है, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, प्लस में रहेंगे। तो 14 से 30 में अगर अंतर देखें तो कितने का अंतर है, तो यहाँ पे 16 का अंतर है। दोस्तों यहाँ पे जो हम लोगों का पैटर्न तैयार हुआ है, इस पैटर्न को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये जो पैटर्न है किस प्रकार से लिखा गया है। ये 4 किसी न किसी का वर्ग है, 9 भी किसी न किसी का वर्ग है, 16 भी किसी न किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है, चलिए जान लेते हैं। ये देखिए 1 का भी अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 3 का वर्ग करते हैं तो 9, 4 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या पैटर्न बना, 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, यानी कि ये गिनती के रूप में बढ़ते जा रहा है और उसका वर्ग हो रहा है। तो इसके बाद किसका वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा, बराबर दोस्तों। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। तो 30 में हम लोग 25 को जोड़ देंगे। 30 में जब हम लोग 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 55। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है ये 5वां भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट और भी लगाने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं मैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 6ठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों दे दिया गया है लुप्त पदों का भरना, यानी कि इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर या फिर नंबर बोल सकते हैं, बराबर दोस्तों। 2 प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन होती है, एक कैरेक्टर का होता है और एक नंबर का होता है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से इसका क्वेश्चन होता है, दिए गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आपकी तैयारी कैसी है,
वो आप खुद ही जानते होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपका बेस क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन जब भी आप लोगों के सामने दिखे तो बस इतना समझ जाइए कि बड़ी बड़ी जो संख्याएं हैं वो किस रूप में लिखी गई है या फिर किधर लिखी गई है, बस उधर के रूप में आप लोग सॉल्व करना चालू कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 189, 265 ये कैसे आया है, यही हम लोगों को पता लगाना है। ये अगर आप लोग पता लगा लेंगे तो समझ जाइए कि आपको तरीका पता चल गया। अब यहाँ पे 5, 8 का चाहे जो भी कुछ कीजिए 189 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 6, 7 में चाहे जो भी कीजिए 265 आना चाहिए। अगर ये तरीका आप लोगों को पता चल गया तो समझिए कि इसको भी आप लोग इजीली करके सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। 5 का हम लोग क्या करें, क्या इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 189 आ जाएगा, नहीं। जोड़ेंगे तो आ जाएगा, नहीं। घटाव करेंगे तो आ जाएगा, नहीं। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं आएगा, किसी भी रूप में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करें, ये जो पेंडिंग आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, ये मैं प्रैक्टिस किया हूँ, ठीक है, कि आखिर इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन होने वाला है। तो यहाँ पे जो तरीका लग रहा था दोस्तों, ये तरीका यहाँ पे ये लग रहा था कि 5 का हम लोग करने वाले हैं क्यूब, ठीक है, फिर प्लस ये जो 8 है ना, 8 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का क्यूब कर देंगे तो 125 आ जाएगा, फिर प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 64। 125 और 64 आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 189 आ जाएगा, बराबर दोस्तों। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 का करेंगे क्यूब, 6 का क्यूब कर देंगे, फिर प्लस 7 का कर देंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है, सॉरी 7 का स्क्वायर होता है कितना, 49 होता है। बोलने में अगर कोई शब्द इधर उधर हो जाएगा दोस्तों तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में हम लोग जोड़ लेंगे, 216 और 49 जोड़ देंगे आपस में तो 265 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 265 हो जाएगा। तो यहाँ पे तरीका क्या लगा कि जो ऊपर वाला संख्या है उसका क्यूब हो रहा है और जो नीचे वाला संख्या है उसका स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो 7 है, 7 का हम लोग कर देंगे क्यूब, ठीक है दोस्तों। 7 का हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे और फिर प्लस 9 का कर देंगे स्क्वायर। तो 7 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 343 हो जाएगा। हाँ दोस्तों 343 हो जाएगा। फिर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ठीक है दोस्तों। 343 और 81 आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 424 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा, 424। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये छठा में प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आगे भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे तो तरीका बस ऐसे ही लगा करके आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों दिया गया है रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दे दिया गया दोस्तों। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है कि जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, क्या कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है। लड़की का राखी से क्या संबंध है, यही हम लोगों को बताना है। अब देखिए ये एक तस्वीर है। अब इस तस्वीर में मान लीजिए कि ये चित्र बना हुआ है, क्या है, ये चित्र बना हुआ है। इस चित्र को देखते हुए लड़की कहती है, इशारा करते हुए कि राखी कहती है, राखी ने कहा वह मेरे पति यानी इसको वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है। यानी वो जो लड़की है ना, वो लड़की जो कह रही है, राखी कह रही है, ये जो राखी है, ध्यान दीजिएगा, ये जो राखी है ये कह रही है ये मेरे पति, यानी ये मान लीजिए कि इनका क्या होगी, पति। राखी की ये पति हैं, ये मेरे पति की बेटी, पति की क्या है, पत्नी की बेटी है। लड़की का राखी से क्या संबंध है ये बताना है। अब ऐसे तो आप साक्षात समझ गए कि ये देखिए ये जो राखी है वो राखी क्या है, राखी जो है मान लीजिए क्या है, पत्नी है, किसकी, अपने पति की, और इसकी ये क्या है, बेटी है। तो राखी का इससे क्या संबंध होगा, लड़की का राखी से क्या संबंध है, लड़की का राखी से संबंध है बेटी का। किसका संबंध है दोस्तों, बेटी का। तो राखी की ये लड़की क्या है, बेटी है। राखी की लड़की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। जब भी आप लोगों को ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिखे तो कुछ इस प्रकार से तस्वीर बना करके आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बेटी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लाइट कट गया है जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लियर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा। मेरी कोशिश है पूरी कि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों दिया गया है दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। डायरेक्शन से क्वेश्चन जब भी आप लोगों को देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से मिलता है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। उसका मुख अब किस दिशा में है, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप लोगों को मिले तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि डायरेक्शन होता है, यहाँ पे होता है पूरब, यहाँ पे होता है पश्चिम, यहाँ पे होता है उत्तर और यहाँ पे होता है दोस्तों दक्षिण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है।
अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना चालू कीजिए। देखिए एक व्यक्ति है दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। अब मान लीजिए ये एक व्यक्ति है दक्षिण की ओर किधर, ये है दक्षिण ना, तो इधर कितना चलता है, वो 6 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। अब वो कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो जब बाएं मुड़ेगा तो इसका बायां किधर होगा, इसका बायां इधर हो जाएगा। तो इधर वो कितना चला, 4 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ा, अब तो यहाँ पे आ गया वो आदमी, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो अब यहाँ से इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर से हो जाएगा इधर, इसका बायां अब हो जाएगा इधर। तो इधर कितना चलता है, अब वो 5 किलोमीटर चलता है। तो पूछ रहा है उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। तो अब ये आदमी यहाँ पहुँच गया, पहले कहाँ था, यहाँ था, अब आदमी कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। तो अब इसका जो आँख होगा ये इधर तो देखेगा ना, ये इधर आँख से देखेगा अपने, ठीक है, यानी इसका पूरा बॉडी किधर है, इधर की तरफ है। तो इधर की दिशा कौन सी है, यही हम लोगों को बताना है। तो इधर की दिशा आप लोग देख सकते हैं कौन सा है, उत्तर दिशा है। कौन सा दिशा है दोस्तों, उत्तर दिशा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर दिशा में इसका क्या है, मुख है। तो ऑप्शन में आपको उत्तर देखने को मिलेगा, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये 8वां भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों दिए गए घड़ी तथा कैलेंडर यानी क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन दोस्तों दे दिया गया है। दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन देता है तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये तो दिन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कैसे दिन निकलेगा, कैसे क्वेश्चन होता है। चलिए देखते हैं। यदि 19 जुलाई सन 2000 को बुधवार था तो 15 जून 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हम लोगों को निकालना है। क्या उस दिन बुधवार होगा, गुरुवार होगा, शनिवार होगा, शुक्रवार होगा, क्या होगा, अभी तक तो नहीं पता। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। देखिए इसके कुछ कोड होते हैं, जो कोड मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पे अब मैं बताता हूँ, ये देखिए कैलेंडर का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मंथ का कोड दिया गया है, शताब्दी वर्ष यानी कि साधारण वर्ष, यहाँ पे लीप वर्ष यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जो साधारण वर्ष में इसका कोड होता है, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, फिर मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। उसी प्रकार से यहाँ पे लीप वर्ष का भी कोड दिया गया है, नीचे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे शताब्दी का कोड दिया गया है। अगर सन 1600 रहा तो उसका कोड होगा 6, 1700 रहा तो 4, 1800 तो 2, 1900 तो 0, सन 2000 तो 6। तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान देते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे बच जा रहा है, यहाँ पे दिन का कोड दिया गया है। अगर 1 आता है तो संडे, 2 आता है तो मंडे, 3 आता है तो ट्यूसडे, 4 आता है वेडनेसडे, 5 आता है थर्सडे, 6 अगर आता है तो फ्राइडे, 0 या 7 आता है तो सैटरडे होता है। बराबर दोस्तों, उम्मीद है ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 19 है तो 19 को 19 लिख देंगे, फिर प्लस। यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ लिखा हूँ मैं, ये है फार्मूला। ये क्या है दोस्तों, ये है फार्मूला। ये फार्मूला ये है कि दिन प्लस महीना का कोड प्लस वर्ष प्लस लीप का कोड अब बटे में 7 बराबर जो आएगा वो शेषफल हमारा ही दिन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का सबसे पहले ये क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया है 19, फिर उसके बाद जुलाई सन 2000। 19 का क्या होगा, 19 का 19 लिख देंगे। जुलाई यानी कि महीना का कोड, तो जुलाई का कोड कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जुलाई का कोड हम लोग देख लेंगे। जुलाई का कोड कितना है, यहाँ पे देखिए जुलाई साधारण वर्ष में भी 0 है और लीप वर्ष में भी 0 है। तो यहाँ पे हम लोग कोड डाल देंगे कितना, 0 डाल देंगे। कितना डाल देंगे दोस्तों, 0 डाल देंगे, फिर प्लस। अब क्या बोला, अब बोल रहा है सन 2000 को बुधवार था। अब वर्ष का कोड, तो देखिए वर्ष क्या है 2000 है, सन 2000 का कोड कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सन 2000 का कोड है 6, तो सन 2000 का कोड डाल देंगे 6, फिर प्लस वर्ष का कोड। तो वर्ष में आखिरी का 2 अंक देखते हैं, तो 2 अंक क्या है, 0 है ना, तो 1 0 लिख देंगे। लीप वर्ष का कोड फिर देखेंगे, लीप वर्ष का भी कोड क्या कहलाएगा, 0 ही कहलाएगा। आखिरी में कोई संख्या है नहीं, केवल 0 है तो 0 डाल देंगे। अगर कोई संख्या 2 संख्या रहता है तो उसमें हम लोग भाग देते हैं और जितना आता हमारा उतना हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 0 ही है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग बटे में कर देंगे 7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 19 और 6 आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब 25 बटे कितना हो जाएगा, 7। 25 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
तो इसका जो हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से इसमें भाग दे देंगे, सॉरी 7 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 7 त्रिका 21, कितना आ जाएगा दोस्तों 21, यानी आएगा 3। तो 3 का क्या होगा हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 से हम लोगों ने भाग दिया 25 में, तो 3 बार में चला गया 21, अब बचा कितना 4। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जो हमारा शेष फल होता है, ये आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा शेष फल होता है वो शेष फल ही हमारा आंसर होता है। ये शेष फल हमारा है 4। तो अब यहाँ पे देखते हैं 4 में क्या है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे ही हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, यानी 4 आया तो 4 का क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। मैं थोड़ा सा समय लेकर के आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग इजीली समझ जाएंगे, ठीक है, इजीली कर भी पाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो हमारा 4 आ गया, यानी कि बुधवार आ गया। अब यही कंडीशन में हम लोगों को बोल रहा है कि 15 जून सन 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये निकालना है हम लोगों को। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नों में भी बुधवार दिया गया है, तब 15 जून 2012 का दिन हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 15 जून हो गया, फिर प्लस, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा महीना का कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे महीना का कोड, यहाँ पे जून है तो जून का कोड कितना हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं जून का कोड कितना 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, फिर प्लस यहाँ पे वर्ष का कोड लिख लेंगे, तो वर्ष का कोड सन 2000 है ना, सन 2015, तो 2015 का कोड कितना हो जाएगा केवल 6 हो जाएगा, बराबर दोस्तों। फिर प्लस अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 12, कितना लिख लेंगे 12, 12 भैया क्या है तो आप लोग समझ लेंगे 12 क्या है क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है। फिर प्लस अब यहाँ पे 3 है, ये आप ही लोग बताएंगे कि 12 और 3 कैसे आया, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये 12 और 3 कैसे आया, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब बटे में हम लोग क्या कर देंगे 7 कर देंगे, ऊपर वाले संख्याओं को ऊपर जोड़ देंगे, नीचे वाले को नीचे रहने देंगे, तो ऊपर में जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा, नीचे लिख देंगे 7। अब इस 41 में 7 से भाग दे देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो जब हम लोग का 6 आ जाएगा शेषफल, तो शेषफल जब 6 आएगा तो 6 का कितना होता है शुक्रवार होता है, कितना होता है शुक्रवार होता है। तो ऑप्शन में शुक्रवार दिया है, ऑप्शन नंबर डी शुक्रवार इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मुझे ये 9वां भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को मैंने आप लोगों को बताया है, और यहाँ पे जो आया है वो कैसे आया है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, कुछ आप लोगों के ऊपर भी मैं छोड़ता हूँ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों दिया गया है डाइस से, यानी कि पासा से क्वेश्चन दे दिया गया है। तो जब भी डाइस से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है। अब यहाँ पे मानक पासा हम लोगों को बताना है। मानक पासा क्या होता है, देखिए मानक जो पासा होता है वो विपरीत फलकों का योग 7 होता है, बस इतना याद रखिएगा, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। लाइट आ गया दोस्तों बहुत देर के बाद। तो अभी मैंने क्या बताया कि मानक पासा में जो विपरीत फलकों का योग होता है वो 7 होता है। इसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए जबरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ बहुत ही जल्द, बस आप लोग धैर्य बना करके बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बस इतना याद रखिए। हम लोग देखते हैं कि विपरीत जो है वो विपरीत जोड़ने पे 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही आपको साक्षात दिखाई दे रहा है कि विपरीत जो जोड़ने पे मिलेगा हम लोगों को वो 7 से क्या हो जा रहा है अधिक हो जा रहा है। इसीलिए हम लोगों का जो मानक पासा होगा इसमें से दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे 3 और 4 को अगर जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जब ये 7 जोड़ने पे हुआ तो ये नहीं होगा, ये जोड़ने पे हुआ तो ये भी नहीं होगा। अभी 5 और 3 को अगर आपस में आप लोग जोड़ेंगे तो ये 7 नहीं होगा, ये बल्कि होगा 8। तो इसीलिए ऑप्शन ये जो हमारा है, ये जो 2 नंबर है, इसीलिए 2 नंबर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ध्यान देने पड़ते हैं और उसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। उम्मीद है ये 10वां भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 11वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है बैठक व्यवस्था यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे 5 लड़के जी, के, पी, आर और टी एक वृत्ताकार में चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में आर के बाएं तो तीसरे स्थान पर पी और जी के निकट पड़ोसी हैं। टी पी के तुरंत बाद को बाएं को हैं
पी के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये ही हम लोगों को बताना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ना सच बताऊं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन क्या करूं, पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। जब भी वृत्ताकार का यहाँ पे नाम ले लिया है तो वृत्ताकार आप लोग ऐसे बना लीजिए, ठीक है। मेरा थोड़ा सा वृत्ताकार अच्छा नहीं बना है, खैर कोई बात नहीं, बस आप लोग समझ जाइएगा दोस्तों। सबसे पहला क्या बोला है जी, तो यहाँ पे हम लोग बना लिए जी। उसके बाद क्या बोला के, तो यहाँ पे बना लिया हम लोग के। उसके बाद बोला पी, तो यहाँ पे बना लिए पी। उसके बाद बोला आर, तो यहाँ पे बना लिए आर। अब क्या बोल रहा है टी, अब ये टी को ही सही जगह पे हम लोगों को बैठाना है, इतना बस याद रख लीजिए। एक वृत्ताकार के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके, अब सभी लोग इधर की मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में आर के आर जो है के बाएं, तो बाएं ये दाहिने, तो तीसरे स्थान पर है। पी और जी के निकट पड़ोसी हैं, टी पी के, टी और पी के, टी और पी के, ठीक है। टी और पी के तुरंत बाएं को, पी के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा। अब यहाँ पे दो बच रहा है, क्या बच रहा है, दो ये बच रहा है, P और R। तो P R हम लोग बैठा दिए T P के, तो T अगर ये हम लोग हो जाता है तो T P के तुरंत बाएं क्या हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, और उसके दाएं में कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। उसके दाएं में कौन हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, R हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों का G P के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो लास्ट में हम लोगों ने किसको बैठाया, टी को बैठाया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, टी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही मतलब सोचने और समझने वाली होता है, क्योंकि किस प्रकार से बैठाया जाए ये बहुत डिफ़िकल्ट साबित हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस जब हम लोग करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। उम्मीद है ये 11वां प्रश्न आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, इसका प्रैक्टिस सेट जब मैं लेकर के आऊँगा ना तो आप लोगों को बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 12वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों दिया गया है क्रम व्यवस्था परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट, यहाँ का क्वेश्चन दे दिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से 7वें स्थान पर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 7, ठीक है। अंतिम से 7वें की तरफ है तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग 7, जबकि दूसरे छोर से ये हो गया पहला छोर, यहाँ ये हो गया पहला छोर से ये 7वां स्थान, ठीक है। अब ये वाला जो है इसको हम लोग देखते हैं कितने स्थान पे है, जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान, यानी इधर से अगर देखा जाए तो कितने हैं 11वें स्थान, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे 11 जोड़ देंगे। फिर क्या बोल रहा है पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, इधर से जोड़ा जा रहा है तो 7 और इधर से जोड़ा जा रहा है तो 11, तो 7 और 11 को हम लोग क्या कर देंगे आपस में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। लेकिन इस गणेश को 2 बार गिना जा रहा है, एक बार इधर से गिना जा रहा है, एक बार इधर से गिना जा रहा है, इसीलिए हम लोग एक क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा हम लोगों के पास कितना 17। तो ऑप्शन नंबर ए 17 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़े से प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। उम्मीद है ये 12वां प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 13वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों दिया गया है वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम दोस्तों ये सभी के सभी जो मैं पढ़ रहा हूँ सबसे पहले वो सभी के सभी क्या है चैप्टर हैं, ठीक है, इतना दिमाग में रखिएगा। और उन चैप्टरों के एक एक क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए गए हैं। दोस्तों ये मैं पहला प्रैक्टिस बना रहा हूँ जो कि इतना बड़ा प्रैक्टिस होने वाला है, ठीक है, यानी कि 22 क्वेश्चन लेकर के मैं इस प्रैक्टिस सेट को तैयार कर रहा हूँ। दोस्तों थोड़ा सा मुझे कठिनाई फील हो रही है, लेकिन आप लोग बस कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाए रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न को कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो कि दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पे शब्द पहला दिया गया है पेन, दूसरा पेंसिल और तीसरा दे दिया गया है रबर। अब इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं संबंध है या फिर नहीं है। अगर संबंध है तो किस प्रकार है, अगर संबंध नहीं है तो क्यों नहीं है। बस इतना आप लोग दिमाग में रखेंगे तो आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन आसान लगने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब ये जो पेन है क्या पेंसिल से संबंधित है, नहीं, पेंसिल से अलग होता है पेन। क्या रबर से संबंधित है पेन, नहीं, वो अलग होता है। रबर से संबंधित है क्या पेंसिल, नहीं, वो अलग होता है।
तो पेन का जो डायग्राम बनेगा वो अलग बनेगा, पेंसिल का जो डायग्राम बनेगा अलग बनेगा, और रबर का जो डायग्राम बनेगा वो अलग बन जाएगा। तो ये तीनों आपस में किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। तो इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा नजदीक में लाएंगे तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 13वां प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वेन डायग्राम से संबंधित अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 14वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों दिया गया है गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन। दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे आ गया? हाँ दोस्तों, रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट कर पाएँ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या कर रहे हैं यहीं पे आप गवा दें, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप लोग ईजी स्टेप में करना सीखेंगे यहाँ पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा? यानी इसको किसी भी प्रकार से सिंबल को बदल करके 60 आपको लाना है। LHS और RHS आपस में बराबर करने हैं। अगर ये दोनों बराबर आपस में हो जाएंगे तो समझ जाइए कि वही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका दिया गया है पहला ऑप्शन नंबर में क्या दिया गया है, गुणा पहले फिर उसके बाद घटाव। तो अगर हम लोग गुणा करते हैं फिर उसके बाद घटाव करते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। ये 28 का 28 ही लिख देते हैं और ये प्लस का 12 12 ही लिख देते हैं। माइनस की जगह कर देते हैं गुणा, फिर ये भाग का भाग ही रहने देते हैं क्योंकि ये कट जा रहा है, ठीक है। 7 त्रिका 21 कट जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे गुणा की जगह अगर घटाव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले गुणा कर दिए तो यहाँ पे घटाव ही तो होगा, तो यहाँ पे हम लोग घटाव कर दिए, बराबर दोस्तों। घटाव को गुणा में बदल दिए, घटाव को गुणा में बदल दिए और गुणा को घटाव में बदल दीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, अब ये 28 का 28 ही लिख देंगे, इससे हम लोग इसमें भाग कर देंगे, 3 बार में चला जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग 36, यहाँ पे होगा 4 दोस्तों, ठीक है, 36 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कर देंगे 4, अब यहाँ पे लिख देंगे बराबर 60, यहाँ पे भी बराबर 60 लिखेंगे दोस्तों, बराबर यहाँ पे भी 60 लिख देंगे। अब देखिए इसको हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आपस में जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 64, और 64 में से माइनस कर देंगे 4 तो बराबर कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पे भी कितना हो गया 60 और यहाँ पे भी कितना हो गया 60, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS यानी राइट हैंड साइड, ये हम लोगों का आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया कि गुणा को बदल दिया घटाव में और घटाव को बदल दिया गुणा में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए से हम लोग का ये सेटिस्फाइड हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो सिंबल को ज़्यादातर चेंज करने का ही होता है, और सिंबल को चेंज करके अगर आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं तो समझिए कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। इसके ऊपर भी मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा बहुत ही जल्द, बस आप लोग धैर्य बना करके रखे रहिएगा अपना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 15वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों दिया गया है कथन और निष्कर्ष यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन ये कैसा होता है क्वेश्चन? तो ये दोस्तों ऐसा होता है क्वेश्चन कि यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिए होते हैं। कथन जो दिया होता है इसको हम लोग सही मानते हैं चाहे वो किसी भी रूप में लिखा हुआ हो, और निष्कर्ष देखते हैं कि उसका निष्कर्ष इस प्रकार से दिया गया है कि नहीं दिया गया। अगर निष्कर्ष सही नहीं दिया गया है तो उसको हम लोग गलत कर देंगे, ठीक है, गलत कर देंगे, नहीं गलत अपने से नहीं करेंगे, ऑप्शन देख करके हम लोग करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है दिए गए कथनों को निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। अब यहाँ पे कथन दिया गया है सेल के दौरान स्टोर में और ऑनलाइन सभी जगह कपड़ों पर 70% तक छूट मिल रही है, यानी कि स्टोर में भी और ऑनलाइन भी 70% की छूट मिल रही है, ठीक है। ऐसा कथन बोल रहा है, वो कथन सही है कि गलत है वो से नहीं मतलब है, अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाना इसमें होता है, ठीक है। जो कथन बोलता है उसको सही मानते हैं और निष्कर्ष को फिर अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, सेल अवधि के दौरान अभी मतलब सभी कपड़ों पर 70% की छूट है। क्या सेल अवधि के दौरान, सेल अवधि के दौरान नहीं, सेल के दौरान है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पर छूट नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल कथन में नहीं बोल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेल अवधि के दौरान नहीं बोला, सेल के दौरान बोला है। फिर यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पर छूट नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, सभी कपड़ों पे क्या है, छूट है, चाहे वो ऑनलाइन कपड़े बिक रहे हों या फिर ऑफलाइन कपड़े बिक रहे हों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या पहला सही है, नहीं, दूसरा सही है, नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से तैयार होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है तो नहीं, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है तो नहीं, केवल निष्कर्ष तीन अनुसरण करता है तो तीसरा तो है ही नहीं, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करता है, दोनों कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये 15वां प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 16वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों दिया गया है न्याय संगतता यानी कि सिलोज्म। सिलोज्म से क्वेश्चन है दोस्तों। सिलोज्म से भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का होता है, 15वां से संबंधित होता है, बस थोड़ा सा यहाँ से अलग हो जाता है। यहाँ पे भी कथन दिया गया है, कथन को सही मानते हैं, निष्कर्ष जो भी दिया है इसको हम लोग समझेंगे कि जो निष्कर्ष बोल रहा है वो कथन को देखते हुए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे कथन में बोल रहा है कि कुछ HR हैं, कुछ HR हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बना लेंगे, कुछ HR हो जाएंगे, यहाँ पे R और H कुछ के रूप में हो जाएंगे, कोई PH नहीं है, कोई PH नहीं है। तो यहाँ पे देखिए A हम लोग बना लिए P, तो कोई भी PH नहीं है और ना ही क्या है R है। तो अब निष्कर्ष दूसरा पढ़ते हैं, कुछ R P नहीं है, कुछ R P नहीं है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो ये दूसरा अनुसरण कर रहा है, पहला नहीं कर रहा है, दूसरा कर रहा है और पहला वाला नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा कि केवल दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये 16वां भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 17वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 17 दोस्तों दिया गया दर्पण एवं जल प्रतिबिंब यानी मिरर एंड वाटर इमेज से क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी वाटर इमेज एंड मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछे तो समझिए कि बहुत ही आसान होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। यदि एक दर्पण को रेखा MN ये MN पर रखा जाए तो विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, अब ये हम लोगों की आकृति बनाई गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को जस्ट अपोजिट बना देते हैं। जस्ट अपोजिट का मतलब ये जो हम लोग की आकृति है ना, इसका आकृति उल्टा बना दीजिए, बस आपका आंसर मिल जाएगा। यही आपका ऑप्शन में मैच करने वाला है। ये हम लोग का एक क्या आ गया, स्क्वायर का शेप हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर का शेप हो गया, उसके बाद ऐसे दो लाइन है, उसके बाद एक ऐसे किया गया है। तो यही हम लोग का इमेज बन गया है। तो ये देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 18वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों दिया गया है कागज मोड़ना और काटना यानी पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये हम लोगों को बताना है। अब ये एक पेपर लिया गया, इसको इस प्रकार से दो भाग में मोड़ा गया, फिर उसको चार भाग में मोड़ा गया, यहाँ पे एक कटिंग कर दिया गया। तो जब एक जगह कटिंग किया जाएगा तो कहाँ कहाँ कटिंग बनेगा, जब चार तरफ मोड़ा गया तो चारों तरफ इसका कटिंग बनेगा, बराबर दोस्तों। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार का हम लोग का चित्र बन जाएगा, यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 18वां भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 19वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 19 दोस्तों दिया गया है आकृति श्रृंखला यानी फिगर सीरीज से क्वेश्चन है। अब इस फिगर सीरीज को हम लोगों को कंप्लीट करना है। आप लोगों ने देखा नंबर सीरीज का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ तो फिगर सीरीज का भी क्वेश्चन दे दिया गया, तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, इसको भी हम लोग इजीली स्टेप में कर लेंगे। कैसे, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अब यहाँ पे पहली जो आकृति बनी है इसमें एक लाइन ऐसे खींची गई है, फिर उसके बाद दूसरी में इधर खींच दिया गया, तीसरी में इधर, चौथी में इधर मिला दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो पांचवा आकृति बनेगा ये कैसा होगा, तो ये तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, ये एक लाइन इधर आ जाएगा। तो अब ये देखिए ये आकृति कहाँ पे बनी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में बनी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 19वां भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे सीरीज जो भी होते हैं इसको हम लोग आगे बढ़ा करके बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 20वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 20 दोस्तों दिया गया है आकृति पूर्तिकरण यानी फिगर कंप्लीशन। फिगर कंप्लीशन का दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है दी गई विकल्प आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। घूर्णन की अनुमति नहीं है यानी घूमने की अनुमति नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो आकृति तैयार हुई है इसको हम लोग पूर्ण करने वाले हैं, तो हम लोग भी ऐसा क्या कर लेंगे, ऐसे एक बना लेंगे, यहाँ पे ऐसे चार लाइन को खींच लेंगे, चार लाइन मतलब ऐसे दो लाइन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आकृति को क्या करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। जैसी आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी बस समझ जाइए कि वही आपका आंसर हो गया।
ठीक है, वही आपका आंसर हो गया। बस आपको फटाफट क्या करना है, बनाते जाना है, ठीक है। जैसे ही आपका बन गया तो समझिए कि वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कैसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा क्या, हाँ दोस्तों यहाँ पे ऐसा बनेगा, नहीं नहीं यहाँ पे ऐसा बनेगा, ओए होए होए होए, यहाँ पे ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी रेखा यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। बच क्या रहा था, ये बच रहा था, ऐसे एक बिंदु हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का जो आकृति बना वो यहाँ पे टच हो गया, यहाँ पे टच हो गया, यहाँ पे टच हो गया, और ये वाला बच रहा था, तो इसीलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 21वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 21 दोस्तों दिया गया है सन्निहित आकृतियां, यानी कि एम्बेडेड फिगर। अब एम्बेडेड फिगर क्या होता है, चलिए देखते हैं। दी गई आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जो जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई निहित है। अब इसमें भी घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि घूमने की अनुमति नहीं दिया गया है। अब हम लोगों को ढूंढना ये है कि ये आकृति किस ऑप्शन में दिया गया है। क्या ऑप्शन नंबर बी में है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी में है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी में है, नहीं। तो किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया, ये मिल गया, यहाँ से यहाँ तक ये मिल गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्बेडेड फिगर ऐसे ही होता है, उस आकृति छिपी हुई है, बस उसमें थोड़ा सा क्या होता है और थोड़ा सा मतलब ऐड कर देता है आकृति, और इसीलिए हम लोग ढूंढने में थोड़ा सा क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे आकृति आप ढूंढना चाहेंगे तो बस अपना आकृति याद रखिए कि कैसा आकृति बना हुआ है, उस आकृति को आप इजीली ढूंढ पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आखिरी प्रश्न, जो कि है 22वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 22 दोस्तों दिया गया है ज्यामितीय आकृतियों की गिनती, यानी काउंटिंग ज्योमेट्रिकल फिगर। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यहाँ पे पहला त्रिभुज, यहाँ पे दूसरा त्रिभुज, यहाँ पे है तीसरा आकृति, त्रिभुज नहीं आकृति है दोस्तों, ठीक है। अब इन आकृतियों में हम लोगों को बताना है, क्या बताना है, इस आकृतियों में हम लोगों को बताना है कि कितने त्रिभुज बने हुए हैं। पहली आकृति में कितने त्रिभुज बने हुए हैं दोस्तों। तो ऐसे जिस भी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को दे देता है ना, तो बस आप क्या कीजिए, उसमें संख्या को रख दीजिए 1 2। तो 1 + 2, 1 और 2 को जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 3। यानी इसमें कितने हैं, 3 त्रिभुज हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3। आपस में सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 1 2 3, तो बराबर कितने हो जाएंगे 6। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे 6। अब तीसरे में देखते हैं, 1 2 3 4 5, सबको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 5 5 10 और ये 5 15, बराबर कितना हो गया 15। 3 6 15, पहली आकृति में कितना त्रिभुज 3, दूसरी आकृति में 6, तीसरी आकृति में 15। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा 3 6 15। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट के साथ और अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।